हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी। भारतीय मुद्रा लगातार अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी वैल्यू खोती जा रही है। सरकार की चारों तरफ आलोचना हो रही है, विपक्ष जवाब मांग रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है, और सरकार इस पर एक प्रॉपर जो है स्टेटमेंट इशू करे कि रुपया जो है इतना कमजोर कैसे पड़ गया। तो आज के लेक्चर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि रुपये की वैल्यू इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है, इसका आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम वही सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो चल रहे हैं, जिसमें हम आप देख सकते हैं कि डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज है, फिर मेंस करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक डेली, फिर डेली हमारे पास करंट अफेयर और साथ में एसआई और जीओआईटी एग्जाम को टारगेट हम कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई फ्रेंड इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनके साथ आप ये जो लिंक्स है वो शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो न्यूज क्या आई है कि जो रुपया है उसकी वैल्यू पहुंच गई है 70.43 77.43 हमारे पास अगेंस्ट द यूएस डॉलर। यानी कि अगर आप $1 लेकर मार्केट में जाएंगे तो उसके बदले आपको हमारे पास 77 रुपीज जो है और 43 पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। ये जो सिंबल है हमारे पास, अगर मैं बात करूं रुपये का सिंबल, आपको ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये रुपये का सिंबल हमने कुछ टाइम पहले ही हमारे पास इसको अडॉप्ट किया है। और ये सिंबल किसने दिया था? डी उदय कुमार ने। रुपया कई देशों की करेंसी है, लेकिन ये जो सिंबल है ये एक्सक्लूसिवली इंडियन करेंसी के लिए ही यूज किया जा सकता है। हाँ जी, क्लियर। तो डी उदय कुमार वो व्यक्ति जिन्होंने ये सिंबल जो है वो हमारे पास बनाकर दिया था। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट यहां पर, तो ये करेंसी जो है लगातार कमजोर क्यों पड़ रही है, इसके लिए कई सारी चीजें बताई जा रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना, इन्फ्लेशन का फियर, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, ये सब है क्या। आज के लेक्चर में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो अब यहां पर आप देखिए कि अगर इस तरह से इंडियन करेंसी कमजोर पड़ती रही तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आइए वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि हर कंट्री की कोई ना कोई करेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा नेबर कंट्री है बांग्लादेश, उसकी टका है। हमारी एक और नेबरिंग कंट्री है चाइना, उसकी करेंसी है युआन और रेनमिनबी। और इसी तरह से हमारे पास हर देश की अपनी कोई करेंसी होती है। तो सवाल ये उठता है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि जो डॉलर है वो हमारे पास रुपए से स्ट्रांग है और जो पाउंड है वो डॉलर से भी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें पाउंड की जो वैल्यू होती है, ब्रिटिश पाउंड की जो वैल्यू होती है वो डॉलर से भी ज्यादा होती है। ये सब निर्धारित कैसे किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस करेंसी की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या वैल्यू होगी। तो एक बहुत अच्छा सवाल ही उठता है हमारे पास। तो आपको मैं बताता हूं कि जनरली किसी भी करेंसी की वैल्यू डिसाइड की जाती है दो तरीके से, ब्रॉडली दो तरीके से, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम बहुत जगह पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोल देते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो पहले मैं आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट समझाता हूं। देखिए, जैसे आजादी के बाद आप समझने की कोशिश कीजिए, एक रुपया जो था, ₹1 इज इक्वल टू $1। हमने बहुत लोगों से बात सुनी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि इतनी वैल्यू कैसे गिर गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये उस समय $1 इज इक्वल टू ₹1 कैसे था, क्वेश्चन कई सारे बनते हैं ना। तो पहले हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम फ्लोटिंग पे आएंगे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमारे पास नाम से पता चल रहा है कि वैल्यू को फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं चाइना का, हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना का एग्जांपल लेते हैं। तो चाइना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे चलता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, लेट से चाइना बोलता है कि अब से $1 की जो वैल्यू है वो 6 ऑफ युआन के इक्वल होगी। चाइना की करेंसी युआन और रेनमिनबी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास $1 है, अगर वो युआन में कन्वर्ट कराना चाहता है तो उसको 6 युआन मिल जाएंगे। लेकिन वाइसे वर्सा भी ट्रू रहेगा। वाइसे वर्सा का मतलब कि अगर कोई 6 युआन लेकर आएगा तो उसको $1 दिया जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, अगर कोई हमारे पास 6 युआन लेकर आएगा तो उसको $1 दिया जाएगा। अब इस रेट की फिक्सेशन किसने की है, इसको रेट को फिक्स किसने किया है? ये फिक्स किया चाइनीज गवर्नमेंट ने। तो इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी रहेगी? चाइनीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मतलब कि आप सोच के देखिए कि मान लो कोई चाइनीज सिटीजन है, अब वो यूएस घूमने जाना चाहता है, उसे डॉलर चाहिए होंगे। तो चाइनीज गवर्नमेंट के पास 6 युआन लेके जाएगा और बोलेगा $1 दो। तो गवर्नमेंट कहेगी कि डॉलर तो बहुत महंगा है, तो कहेगा कि आपने तो रेट फिक्स किया है कि 6 युआन के बदले एक $1 मिल जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? $1 देना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच के देखिए, बहुत सारे चाइनीज लोग ये डॉलर कन्वर्ट कराने के लिए खड़े हो जाए अगर,
तो क्या चाइना के पास इतना डॉलर है? जी हाँ, चाइना के पास एक फॉरेक्स रिजर्व की अगर मैं बात करूं, चाइना का फॉरेक्स रिजर्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि तकरीबन तकरीबन है 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यानी कि चाइना के पास बहुत सारे यूएस डॉलर अवेलेबल हैं, तब वो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है। इसी वजह से वो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है और इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर चाइना के पास डॉलर अवेलेबल ना होते तो वो इस सिस्टम को कभी चला ही ना पाता। तो ये सिस्टम क्यों चल पा रहा है? क्योंकि हमारे पास ये कि $1 इज इक्वल टू 6 ऑफ युआन, ये चल क्यों पा रहा है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि चाइना के पास एक बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। ये वही कंट्री चला सकता है जिसके पास इस तरह का फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल हो। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि हम फिक्स मेथड को अडॉप्ट कर सकें। तो फिक्स मेथड में होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो करेंसी की वैल्यू फिक्स कर देती है इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो करेंसी की वैल्यू खुद फिक्स करती है। तो और कभी भी अगर जरूरत पड़े तो उसको चेंज भी कर सकती है। अगर चाइनीज गवर्नमेंट को लगेगा कि $1 को हम 10 युआन के इक्वल कर देते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं? यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट से चाइनीज गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकती है कि $2 इज इक्वल टू 1 ऑफ युआन, $2 इज इक्वल टू 1 ऑफ युआन, यानी कि अपनी करेंसी को वो डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग भी दिखा सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करते क्यों नहीं है? फिर उसका रीजन आपको लास्ट लेक्चर के एंड तक पता चल जाएगा। तो चाइना जो है वो फिक्स मेथड पे चलता है। तो आई गेस फिक्स मेथड को लेकर आपको क्लैरिटी होगी। फ्लोटिंग मेथड या फ्लेक्सिबल मेथड, इसमें मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि रेट क्या चलेगा। ये कंप्लीटली कंसेप्ट डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है। कहने का मतलब, मान लीजिए इंडियन करेंसी की रुपए की डिमांड अगर बढ़ेगी, मान लीजिए डॉलर के मुकाबले रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर रुपए की डिमांड की बजाय डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया वीक हो जाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इलोन मस्क और उसके जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भारत के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश रुपए में होगा, डॉलर में नहीं। तो वो डॉलर को पहले रुपये में कन्वर्ट कराएंगे, वो बहुत सारे डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट कराएंगे। और ऐसा जब वो कन्वर्जन कराएंगे तो रुपये की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, रुपये की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी कि रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत से इंडियंस फॉरेन में या कनाडा में, यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉलर उन्हें लेट से चाहिए, तो वो इंडियन करेंसी को बेचेंगे। और जब वो इंडियन करेंसी को सेल आउट करेंगे, उसके बदले डॉलर मांगेंगे, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, इंडियन करेंसी की वैल्यू, डिमांड जो है वो कम हो रही है, तो वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हमारे पास गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो ना के बराबर होता है, गवर्नमेंट की कोई ज्यादा दखलंदाजी नहीं होती। और एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक्सचेंज रेट आप देखिएगा, एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे पास लगातार चेंज होता है। एक्सचेंज रेट यहां पर लगातार चेंज होता दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें फिक्स मेथड में, यहां पर वेरिएशन जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। फिक्स मेथड में कोई वेरिएशन नहीं होती, ऑलमोस्ट जीरो वेरिएशन। लेकिन फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग मेथड में लगातार आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो इंडिया जो है, अब क्वेश्चन उठता है, इंडिया क्या फ्लेक्सिबल मेथड पे चल रहा है या फ्लोटिंग मेथड पे, फ्लेक्सिबल पे चल रहा है या फिक्स मेथड पे चल रहा है? तो इसका आंसर हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आपको मैं यहां पर बता दूं स्टूडेंट्स कि इंडिया जो है वो स्टार्टिंग में आजादी के बाद कौन से मेथड को यूज कर रहा था? आजादी के बाद हम यूज कर रहे थे फिक्स मेथड, ठीक है। जब हम फिक्स मेथड यूज कर रहे थे तो हमने खुद अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया। डीवैल्यू का मतलब हमने खुद अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले कमजोर किया। अब इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ये बात याद रखिएगा कि जब गवर्नमेंट खुद फिक्स मेथड में, अब देखिए ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, फिक्स मेथड में अपनी करेंसी को, फिक्स मेथड में अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करे तो उसको क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। तो इंडियन रुपी को 3 बार डीवैल्यू किया गया आजादी के बाद। सबसे पहले 1949 में, ठीक है, फिर उसके बाद 1966 में, ठीक है, और फिर 1991 में। 1991 में आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। ये डीवैल्यू क्यों करना पड़ता है करेंसी को? देखो जब करेंसी डीवैल्यू होती है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं क्यों, क्या फायदा होता है करेंसी को डीवैल्यू करने से, ऐसा क्यों किया गया था। बेसिकली टारगेट था एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। इसके लिए करेंसी को डीवैल्यू किया गया। 3 बार हमारे पास करेंसी की डीवैल्यूएशन हुई है, 49, 66 और 91, ठीक है। 91 में 2 चरणों में, 2 हिस्सों में उसकी डीवैल्यूएशन जो है वो की गई है। ओके, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 1949 की बात कर लेते हैं, ठीक है, डिवैल्यूएशन से पहले और डिवैल्यूएशन की बात। मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि उस समय मान लो $1 के बदले आपको 5 रुपए मिलते थे। थोड़ी देर के लिए मान लो कि $1 के बदले आपको 5 रुपए मिलते थे। तो अगर कोई एक्सपोर्टर है, निर्यातक, तो अगर वो लेट से
कोई कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको $100 मिले, उसको $100 मिले, उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया, तो उसको कितने रुपए मिल गए, $500 मिल गए, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि रेट ये चल रहा था, उसको $500 मिले, वो बहुत खुश हुआ कि भाई $100 का एक्सपोर्ट किया, $500 मिल गए। लेकिन अगर यही रेट, हाँ जी, अगर यही रेट गवर्नमेंट $1 को $10 में कन्वर्ट कर दे कि अब से $1 के बदले $10, तो पहले ये जो एक्सपोर्टर था इसने $100 का एक्सपोर्ट किया था, अब भी इसने $100 का एक्सपोर्ट किया, लेकिन अब उसे कितना पैसा मिलेगा, ₹1000। तो उसे लगेगा यार मेरे को तो एक्सपोर्ट ही करना चाहिए, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा मुझे उतना ज्यादा फायदा होगा, हमारे पास सिस्टम जो है उतना बढ़िया जो है वो चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या आएगा कि एक्सपोर्ट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास ये चीज की गई थी कि रुपये को डिवैल्यू किया गया 3 बार, ठीक है। स्टार्टिंग में आजादी के बाद इंडिया ने फिक्स मेथड को अडॉप्ट किया था, ये बात याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन उठता है फिक्स मेथड को हमने छोड़ कब दिया, तो आपको बता दूं कि 1993 के बाद इंडिया ने फिक्स मेथड को ड्रॉप करते हुए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सहारा लिया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब जहां पर मार्केट विल डिसाइड कि रेट क्या चलेगा, मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड, ठीक है। चाइना जैसा कि मैंने बताया अभी भी फिक्स्ड रेट मेथड पर चलता है, चाइना अभी भी फिक्स रेट मेथड पर चलता है, और चाइना की करेंसी युआन या जिसको हम रेनमिनबी बोलते हैं वो डॉलर के अगेंस्ट किस रेट पर चलेगी ये चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि चाइनीज करेंसी में फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन क्या इंडिया फिक्स मेथड पे चल सकता था, नहीं चल सकता। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया के पास उस लेवल का एक्सपोर्ट नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करें, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो हमारे पास डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा डॉलर हो तो हम कोई भी रेट फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया फिक्स रेट करने के लिए आपके पास आपका फॉरेक्स रिजर्व बहुत बड़ा होना चाहिए। फिक्स रेट को अडॉप्ट करने के लिए आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो अच्छे खासे नंबर में होना चाहिए, लेकिन इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी उस लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन। ओके, तो आपको यहां पर 2 क्वेश्चन पता चल गए कि इंडिया ने करेंसी को कितनी बार डिवैल्यूएट किया, 3 बार किया, डिवैल्यू किया, और कौन से ईयर में इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो किया। सो 1993 में इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि जो रुपए की वैल्यू अभी रिसेंटली गिरी है एकदम से, मतलब काफी टाइम से आपने देखा होगा कि रुपए की वैल्यू 73 के आसपास चल रही थी, 73 74 के आसपास चल रही थी, लेकिन अचानक से ये 77 तक पहुंच गई। क्वेश्चन उठता है कि ये एकदम से ऐसा हमारे पास क्या हुआ कि मार्केट में वैल्यू गिर गई। तो अभी आपको पता होगा कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, आपको पता होना चाहिए जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, उसने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया है। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज किया है, तो इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसने चेंज किया है। और जब भी यूएस फेडरल रिजर्व अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करता है तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट में हमारे पास फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, मार्केट में बदलाव देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो डॉलर की डिमांड जो है वो क्रिएट कर देते हैं। डॉलर की डिमांड जो है एकदम से मार्केट में आनी शुरू हो जाती है, और जब डिमांड बढ़ेगी डॉलर की तो दूसरी करेंसीज का जो वीक पड़ना वो तय है। दूसरा हमारे पास रशिया और यूक्रेन की वॉर। रशिया और यूक्रेन की वॉर के चलते हमारे पास सभी लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, और अल्टीमेटली हम जो अपने एसेट्स हैं वो कैश की फॉर्म में ही या यूएस डॉलर की फॉर्म में ही अपने पास मैनेज करके रखें। और भी कई सारे रीजन हैं, मार्केट्स के ऊपर लोगों का भरोसा भी नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हमारे पास बिजनेसेस इंपैक्ट हुए हैं, जो ट्रेड है, जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर फर्क पड़ा है। तो इसके चलते भी हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। देखो चाइना को आप मानिए ना मानिए, लेकिन चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से फेमस है, तो चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है। तो अभी चाइना में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन देखने को मिल रहा है चाइना में, ठीक है। तो यहां से सप्लाई चेन जो है वो ब्रेक हो रही है। सप्लाई चेन कैसे काम करती है, मान लीजिए, देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। भारत जो है, मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है भारत का, पूरे वर्ल्ड में हम दवाइयां सप्लाई करते हैं, लेकिन दवाइयां बनाने के लिए जो एपीआई है, एपीआई यानी रॉ मटेरियल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दवाइयां बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है उसे हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये कहां से आता है, ये चाइना से आता है। मैक्सिमम 80 to 90% चाइना से आता है। अब चाइना से ये नहीं आएगा तो इंडियन फार्मा के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से अगर चाइना में हमारे पास लॉकडाउन लगता है तो वर्ल्ड में हर इंडस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसी के चलते हमारे पास कंसर्न्स हैं, ठीक है, और इसी के चलते हमारे पास जो करेंसी है वो लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। हमारी करेंसी सॉफ्ट करेंसी में आती है, सॉफ्ट करेंसी के ऊपर मार्केट फ्लक्चुएशंस का ज्यादा असर देखने को मिलता है।
सॉफ्ट करेंसी का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे बांग्लादेश की टका है, इंडियन रुपी है, ये सब सॉफ्ट करेंसी है। हार्ड करेंसी वो होती है जो इंटरनेशनल मार्केट में यूज की जाती है फॉर द ट्रेडिंग, इनके अंदर फ्लक्चुएशंस भी कम होती हैं। हार्ड करेंसी का एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे हमारे पास सबसे पहला तो यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब किसके एग्जांपल है, हार्ड करेंसी के। तो जब भी मार्केट में कुछ बदलाव होते हैं तो सॉफ्ट करेंसी जो है वो पहले, सबसे पहले उसके ऊपर असर पड़ता है, हार्ड करेंसी के ऊपर असर जो है वो लेटर ऑन स्टेज पे दिखाई देता है। दूसरा क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब कच्चे तेल के दाम बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारी जो करेंसी है, हम लगातार मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट में हमारी करेंसी की जो सप्लाई है वो लगातार बढ़ रही है और डिमांड उतनी है नहीं, तो करेंसी की जो वैल्यू है वो डाउन आना तय है। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे इंडियन रुपी की मार्केट सप्लाई जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हम मार्केट में इंडियन रुपी जो है अवेलेबल करा रहे हैं अगेंस्ट द डॉलर। ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट हम इंडियन रुपी अवेलेबल कराई जा रहे हैं, डॉलर की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है, इंडियन रुपी की डिमांड लगातार घट रही है, तो वैल्यू भी घटती हुई हमें दिखाई देगी। तो ये सब चीजें हैं हमारे पास। और रिसेंटली आरबीआई ने अपने रेपो रेट चेंज किए हैं, ये भी एक रीजन माना जा रहा है कि हमारे पास रुपए की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ है। तो ये सब आप रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रुपया कमजोर पड़ता है तो मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल महंगा हो जाएगा हमारे लिए। क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो खाने पीने से लेकर हर चीज जो भारत में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आती है उसका जो हमारे पास कॉस्ट है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। और जो गरीब लोग हैं उनकी, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी जेब पर एक अलग लेवल पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उनके लिए अपनी लाइफ जो है वो सही लेवल पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, हायर इन्फ्लेशन जो है डिटरमेंटल टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ग्रोथ के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो ग्रोथ रेट है भारत का, जो हमारे पास अभी जो भी चल रहा है वो लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई देगा अगर इसी तरह से करेंसी की वैल्यू गिरती चली गई। अब जब कोई चीज महंगी होती है आप लोग चीजें कम खरीदते हो, जब कोई चीज महंगी होगी तो आप लोग चीजें कम खरीदोगे, सस्ती होगी तो ज्यादा खरीदोगे। तो जब आप, इससे क्या होगा, डिमांड जो है आम लोगों की कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। यार फैक्ट्रीज वाले बनाएंगे तो प्रोडक्ट तभी जब आप डिमांड करोगे। फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट क्यों बना के रख देंगे, मार्केट में डिमांड है नहीं, फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट बना के रख दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली जीडीपी विल रिड्यूस, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बाउंड्री। तो अल्टीमेटली वो भी देखने को मिलेगा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, हम जो बजट के लिए, हम बजट को एग्जीक्यूट करने के लिए हर साल कुछ कर्जा मार्केट से उठाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, तो फिस्कल डेफिसिट जो है भारत का वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो असर हमारे पास, नेगेटिव इंपैक्ट आप इसे कह सकते हो, नेगेटिव इंपैक्ट जो देखने को मिलेगा रुपए के वैल्यू के गिरने का। अब क्वेश्चन उठते हैं कि कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी होगा, तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा स्टूडेंट, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा, एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। मान लीजिए अभी कोई एक्सपोर्टर अगर 73 रुपीज पे, $1 = 73 रुपीज पे एक्सपोर्ट कर रहा था, अब उसका प्रोडक्ट तो उसी पे जा रहा है, लेकिन उसको इंडियन वैल्यू में, इंडियन करेंसी में ज्यादा पैसा मिलेगा, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स जो है उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ेगी तो हमारे पास उससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने के चांसेस कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं कि एक्सपोर्टर जो है प्रोडक्शन बढ़ाएं, इससे कहीं ना कहीं जॉब्स क्रिएट होंगी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स क्रिएट होने का यहां पर चांस रहेगा। अब देखो, हम इंडियंस जो है वो इंडोनेशिया जाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया हम बोलते हैं सस्ता है, भले ही सस्ता हो ना हो, लेकिन बस हमें पता चल जाता है कि करेंसी हमसे कमजोर है तो हम चल देते हैं इंडोनेशिया। तो टूरिज्म सेक्टर कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ दिखाई देगी अगर इंडियन करेंसी कमजोर होती है। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा आ जाएगी जब हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगे तो हमारे पास डॉलर की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो स्ट्रॉन्ग होता दिखाई देगा। फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स है जो आप लिख सकते हैं। अब कुल मिलाकर लास्ट में एक सवाल उठता है कि क्या हमारी जो करेंसी है वो वीक होनी चाहिए डॉलर के मुकाबले या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत से इंडियंस के दिमाग में ये मिथ है कि हमारी करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग हो गई
तो हम यूएसए से भी आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान सुनिएगा, साउथ कोरिया जो है उसकी करेंसी हमसे भी कमजोर है, इंडियन रुपी से भी कमजोर है। तो क्या साउथ कोरिया हमसे पीछे है किसी मामले में? नहीं, साउथ कोरिया तो हर मामले में हमसे बेटर है। देखिए किसी भी कंट्री के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो डॉलर के मुकाबले। इंपॉर्टेंट क्या है कि करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। करेंसी जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, मतलब कि वी रिक्वायर्ड अ स्टेबल करेंसी जिसके अंदर फ्लक्चुएशन कम हो। उससे क्या होता है कि पॉलिसी बनाना आसान रहता है। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को पता होता है कि उन्हें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। जैसे कि अब करेंसी की वैल्यू गिरने से, रुपी की वैल्यू गिरने से एक्सपोर्टर्स को तो फायदा हुआ, लेकिन आप ये भूल गए शायद कि इंपोर्टर्स को नुकसान भी तो हुआ, इंपोर्टर्स को लॉस भी तो हुआ। तो वो चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए, एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी करेंसी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो। जरूरी क्या है कि आपकी करेंसी स्टेबल रहे। तो आप आई गेस समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हमारी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए हमें मेजर लेने पड़ेंगे, सेंट्रल बैंक को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को आगे आना पड़ेगा और सिस्टम को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि रुपये की वैल्यू जो है वो और गिरती हुई ना दिखाई दे। अदरवाइज आईएमएफ ने तो अपनी गाइडलाइन में ये तक बोल दिया है कि आने वाले टाइम में $1 जो है वो 94 रुपीज तक के इक्वल पहुंच जाएगा। ऑल्दो ये बहुत मेजर कंसर्न है। अगर गवर्नमेंट को इस सिचुएशन में नहीं पहुंचना तो अभी से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो लेने होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं जिनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।